आज के वीडियो में हम बात करेंगे वीज़ा रिफ्यूज़ल्स की। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 रीज़न्स जिनकी वजह से होते हैं वीज़ा रिफ्यूज़। रीज़न नंबर 1 वो है फिनेंसेस को प्रॉपरली शो ना करना। देखिए, जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, फिनेंसेस के बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं। अब कई बार होता क्या है कि आप अमाउंट तो दिखा देते हैं अकाउंट में, लेकिन ये प्रॉपरली नहीं एक्सप्लेन करते कि ये अमाउंट कहाँ से आया है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने फादर की बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो ये भी एविडेंट दिखाएं कि उनका बिजनेस है या वो जॉब कर रहे हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो उनकी सैलरी स्लिप्स आप लगाइए प्रॉपरली, उनका इनकम टैक्स रिटर्न लगाइए, उनका अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी लगाइए, उनके जॉब से संबंधित जो भी पेपर्स आप लगा सकते हैं वो लगाइए। उसके अलावा देखिए, ये एक लेटर भी लिखिए। अगर सपोज करिए कहीं पे आप देख रहे हैं उनके स्टेटमेंट में कि अमाउंट बहुत ज़्यादा आया है, तो एक्सप्लेन करिए कि इट केम थ्रू सेल ऑफ प्रॉपर्टी और इट केम थ्रू लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम समवन। तो वो सारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ फंड एक्सप्लेन करना। दूसरा, आपको एक पर्टिकुलर समय तक वो जो मनी है वो अपने अकाउंट में रखना है। फॉर एग्जांपल, यूके के लिए आपके पास फंड्स कम से कम 28 दिन होने चाहिए आपके फंड्स में। उसके अलावा एक और चीज़ है, आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है जो ये प्रूव कर सके कि जिनकी स्टेटमेंट आपने लगाई है वो आपके फादर हैं। इसके अलावा आप फादर से एफिडेविट भी ले सकते हैं सेइंग दैट आई एम फंडिंग माई सन्स एजुकेशन फॉर नेक्स्ट 2 years। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फिनेंसेस के डॉक्यूमेंट्स। अब नंबर 2 रीज़न है वो है कि आपका जो कॉलेज है वो जेन्युइन नहीं है। इस वजह से भी वीज़ा बहुत रिफ्यूज़ होते हैं, क्योंकि जैसे यूके में देखने को आया था या ऑस्ट्रेलिया में देखने को आया कि कॉलेजेस ऐसे हैं जो 2-2 कमरों में बने हुए हैं। अब होता क्या है कि आपका एजेंट तो आपको वहाँ पे एडमिशन दिलवा देता है, ऑफर लेटर भी मिल जाता है, लेकिन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट या एम्बेसीज ऐसे कॉलेजेस को लेके बहुत एप्रीहेंसिव होती हैं, क्योंकि पास्ट में ऐसा हो चुका है कि कॉलेज बंद हुए हैं। तो अगर आपके जो लेटर है वो ऐसे कॉलेज से है जो जेन्युइन नहीं है, वो आपके रिफ्यूज़ल का कारण बन सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आपके पास ऑफ़र लेटर आता है, आप उस कॉलेज के बारे में चेक करिए कि उसकी रेटिंग क्या है, फेसबुक पे चेक करिए, उसकी वेबसाइट चेक करिए, रिव्यूज़ पढ़िए, तभी आप उस कॉलेज के ऑफ़र लेटर के बेसिस पे वीज़ा के लिए अप्लाई करिए। तो आप सावधान रहिए ऐसे कॉलेजेस से जो रेपुटेशन जिनकी अच्छी नहीं है। अब हम चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे जो रीज़न है रिफ्यूज़ल का वो है कि जो आपका इंग्लिश का स्किल्स है या इंग्लिश का लेवल है वो अच्छा नहीं है। अब देखिए, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप अपनी अंग्रेज़ी पे भी काम करिए। अगर आईएलटीएस में एक पर्टिकुलर स्कोर चाहिए तो प्लीज़ वो लाने की कोशिश करिए, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपसे एजेंट कहेगा कि जी बिना आइल्स के हो जाता है, लेकिन हो भी सकता है कभी कभार, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप विदेश में जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो आपको अंग्रेज़ी आती हो, अंग्रेज़ी अच्छी हो, क्योंकि तभी आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो पाएंगे विदेश में। तो मेहनत करिए, अपनी अंग्रेज़ी का एविडेंस दीजिए। जैसे आइल्स का स्कोर है तो वो लगाइए, अगर टोफल का स्कोर है तो वो लगाइए, या पीटीई का स्कोर है तो वो लगाइए। अगर आपने 12th में आपके मार्क्स अच्छे हैं, जैसे 60 या 65 से ऊपर है, वो आप लगाइए एज एन एविडेंस ऑफ इंग्लिश। कई बार एम्बेसीज आपका इंटरव्यू भी करती हैं, जैसे कई यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने जाते हैं तो आपका 1-to-1 इंटरव्यू होता है, तो उसमें भी आपकी अंग्रेज़ी जांची जाती है। ऐसे ही न्यूजीलैंड में कई बार आपके पास फ़ोन आता है इमिग्रेशन न्यूजीलैंड से कि आप ये कोर्स क्यों करने जा रहे हैं। तो ये कई बार आपकी इंग्लिश जांचने का एक तरीका होता है। इनफैक्ट कई बार तो आपका आईएलटीएस का स्कोर अच्छा है, उसके बावजूद ये फ़ोन आ जाते हैं। तो ये इंटरव्यू कॉल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अंग्रेज़ी के साथ साथ, तो इस इंटरव्यू की तैयारी रखिए। फॉर एग्जांपल, आपसे पूछा जा सकता है कि आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए विदेश क्यों जा रहे हैं, आप भारत में क्यों नहीं ये कोर्स कर रहे, या वापस क्यों आएंगे। तो इंग्लिश के साथ साथ इस चीज़ पे भी ध्यान रखिए कि जो कोर्स है वो रेलेवेंट हो। फॉर एग्जांपल, आपने सपोज करिए कंप्यूटर साइंस पढ़ा है
या BCA किया हुआ है, अब आप होटल मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, तो आपके पास एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए कि कैसे एक पर्टिकुलर कोर्स आपके फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट में काम करेगा। क्योंकि देखिए, जब आप पढ़ने जाते हैं तो बड़ा क्लियर है आप पढ़ने के बाद काम करेंगे। तो ये प्रूव करना कि कैसे एक पर्टिकुलर कोर्स आपके पास स्टडीज से रेलेवेंट है या आप कैसे इसके बेसिस पे फ्यूचर में जॉब प्राप्त करेंगे, ये एक्सप्लेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में क्लियरली लिखिए। अब जो लास्ट रीज़न है और जिसे हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, वो रीज़न है कि आपका गैप होना। अब देखिए, गैप होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गैप को एक्सप्लेन ना कर पाने में बुराई है। फॉर एग्जांपल, आपका 5 साल का गैप है तो आप एक्सप्लेन करिए। सपोज करिए आप बीमार थे तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाइए। अब सपोज करिए कि आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे तो उसका एविडेंस लगाइए कुछ। या आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि काम किया है, तो वहाँ की सैलरी स्लिप या ऑफर लेटर या एक्सपीरियंस लेटर वो लगाइए। उसके अलावा अगर आप अपने पेरेंट्स को बिजनेस में हेल्प कर रहे थे, उसका कोई एविडेंस लगाइए। और तो देखिए, गैप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप गैप को नहीं जस्टिफाई करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। और अगर आप इन सब रीजंस को एड्रेस कर पाएंगे तो आप वीज़ा रिफ्यूज़ल से बचेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।